बेतुकी बातें हैं। जब से विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने बेंगलुरु की बैठक में इंडिया नाम जब तय किया है ना, तब से भाजपा के नेता इसका विरोध करने के लिए किसी एक आकर्षक जुमले की तलाश में है कि हम ऐसा कुछ जुमला बनाएं जिसको रेडियो की भाषा में जिंगल कहा जाता है। कुछ ऐसे जिंगल बनाएं कि पब्लिक के दिमाग में बैठ जाए। एक से एक जुमला आजमाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी में मजा नहीं आ रहा है। तभी एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, आजमाया जा रहा है, तीसरे को आजमाया जा रहा है। कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया जुमला को गढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि अंततः विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा भाषण नरेंद्र मोदी जी को जो देने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया जुमला है क्विट इंडिया का। उन्होंने रविवार को 508 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में विपक्षी दलों को घेर लिया था और कहते हैं, और उसमें कहा कि अब देश के लोग चाहते हैं कि बुराइयां क्विट इंडिया करें। इसमें मुश्किल यह है कि 1942 के आंदोलन के क्विट इंडिया मूवमेंट का लोकप्रिय नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो था। अब अगर भाजपा अपने को भारत का प्रतिनिधि बताए तो विपक्ष की ओर से बुराइयां भारत छोड़ो का नारा भी दिया जा सकता है। इसलिए लग नहीं रहा कि यह जो जुमला है बहुत दिन तक चलने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जुमले गढ़े थे ना, उसमें सबसे पहले उन्होंने भारत को लूटने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की जो तुलना थी ना, वो आतंकवादी संगठनों से कर दी थी, याद होगी तो आपको। उन्होंने कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। तो जब विपक्ष ने कहा कि देखिए साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ना इंडियन नेशनल आर्मी में भी इंडिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चलाई जाने वाली दर्जनों योजनाओं में, प्रोजेक्ट्स में, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम सभी चीजों में आप इंडिया इंडिया लगा रहे हैं, तो तत्काल इस जुमले को ड्रॉप फिर कर दिया गया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखो ये इंडिया नहीं है, ये घमंडिया है। एक नया जुमला फिर फेंक दिया। अब पता लगता ये है कि यार ये सब ना जचा नहीं। अभी भी क्विट इंडिया वाला जुमला उन्होंने बोला है, ज्यादा दिन नहीं चला। ऐसे ही ये घमंडिया वाला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहरहाल, बेंगलुरु की बैठक के बाद भाजपा की ओर से सबसे पहले जो नैरेटिव बनाया गया था, जुमला गढ़ा गया था, वो था इंडिया वर्सेस भारत का। अब आपको पता है कि असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो में इंडिया हटा दिया और उसमें लिख दिया भारत। उसके बाद 1-2 दिन तक ये सब चलता रहा कि तुम इंडिया वाले हो, कि तुम भारत वाले हो, तुम भारत वाले हो, कि तुम इंडिया वाले हो। फिर यह बताया जाने लगा कि इंडिया में क्या है और भारत में क्या क्या है। इस पर डिबेट चली सिर्फ 2 या 3 दिन तक। कुछ लोगों ने तो संविधान में इंडिया डेट इज भारत वाली लाइन को हटाने की भी प्रस्तावना रख दी थी, सुझाव रख दिया था कि इसको हटाइए। और फिर विपक्षी गठबंधन के इस नाम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर चुनौती दी जाती है कि इस नाम को हटाइए भाई, जिस पर अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है। तो कुल मिला के जुमले भाई चल रही है, बेतुके जुमले चल रहे हैं, बातें चल रही, चलती रहेंगी आगे आने वाले वक्त में। और दूसरी खबर यह भी चल रही है कि राहुल गांधी इज बैक। पूरे ट्विटर पर फ्लैश बैक होने लगा था, सोशल मीडिया पर। अब यहां पर ना कुछ सोचने वाली बातें हैं। देखिए, पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊं और आपको बताऊं कि राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति में तकरीबन 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में वो एक बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व बन करके उनका उभरा है, ये बात मानना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह है भारत जोड़ो आंदोलन। उन्होंने 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस यात्रा से उनके व्यक्तित्व को निखरा है, लोग उनसे कनेक्ट कर पाए, उनकी राजनीति को उस यात्रा ने निखार दिया। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब कांग्रेस को इसका चुनावी लाभ भी मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में उठाए गए मुद्दों और उन मुद्दों पर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के राहुल ने जो अपनी राय रखी है ना, उससे ना भाजपा को थोड़ा चिंता में तो डाल दिया था। उससे उनको भाजपा की राजनीति के सबसे मजबूत विकल्प के तौर पे पेश किया गया। फिर कांग्रेस करते क्या है कि भाजपा के मुकाबले राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पे, विकल्प के तौर पे पेश किया गया। ये तो चलता रहा। विपक्ष की ओर से भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने और संघवाद की धारणा पर चोट करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब भाजपा की इस राजनीति के कॉन्ट्रास्ट के रूप में फिर राहुल गांधी उभरते हैं, बात चलती है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो नफरत की राजनीति में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। राहुल की राजनीति स्वाभाविक रूप से भाजपा के खिलाफ विपक्ष का चेहरा तो बनाती है, लेकिन किंतु परंतु आज की परिप्रेक्ष्य में
डिस्क्वालीफाई एमपी हो जाना, फिर दोबारा बाउंस बैक करना, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद और बाउंस बैक से पहले इंडिया नाम का अलायंस बनना, उसमें कुछ चीज़ें हैं। पहला जोखिम भाई देखो ये है कि अगर कांग्रेस राहुल गांधी को वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बनाती है अब, तो मुकाबला सीधे क्या होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। पिछले 9 से 10 साल में नरेंद्र मोदी की छवि क्या बनाई जा रही है मीडिया में और क्या बना दी गई है, वो है विश्व गुरु वाली। अब G20 की अध्यक्षता जो कि रोटेशनल वे पे होता है, अब G20 देशों की बैठक से उनकी छवि को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों की राजनीति का चेहरा बनते जा रहे हैं, लगातार बात तो फैलाते जा रहे हैं। उनको मजबूत व निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, ये एक छवि बना दी गई है। वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं, वो गरीब भी हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी गरीबी वाली है। इस बात का प्रचार करने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं होती है। उनके मुकाबले राहुल गांधी की छवि क्या है, शहजादा वाली है, सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, डायमंड स्पून, पता नहीं क्या क्या उपाधि दे रखी है। अभी नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल की बात होगी तो पलड़ा, आप माने या ना मत माने, मोदी का और थोड़ा सा झुका हुआ आपको दिखाई देगा। अब दूसरा रिस्क क्या है कि राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट करने का। देखिए सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन रिस्क समझ लीजिए। राहुल गांधी को राजनीति के केंद्रीय ताकत बनाने में दूसरा जोखिम है, विपक्षी पार्टियों के बीच जो तनाव है ना, वो लगातार बढ़ सकता है। अब आपको पूरा ध्यान से देखना होगा कि विपक्ष के गठबंधन यानी कि इंडिया से जुड़ी जो कई पार्टी है ना, उसके जो नेता हैं वो अपने आप को ना प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार मानते हैं। कई नेता बहुत बुजुर्ग हैं और उनके लिए अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरा करने का ये आखिरी मौका उनको दिख रहा है। अब आप कहें कि नहीं नहीं राहुल गांधी इज बैक, राहुल गांधी इज बैक, उनके नेतृत्व को आप स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, इंडिया को आगे बढ़ाइए, इंडिया को जिताइए। तो आपको समझना होगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए इन लोगों के लिए मुश्किल होगा। अपनी निजी महत्वाकांक्षा के अलावा विपक्षी के ज्यादातर नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल के चेहरे पर मोदी से मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। अब आप कहेंगे सोल्यूशन क्या है, तो आपने मुश्किलें बता दी। देखिए अलायंस हो चुका है, राहुल गांधी आ चुके हैं, सबने अपने में सपने सजाए हुए हैं, सब अपने क्षेत्र में कद्दावर हैं। तो कायदे की बात तो भाई ये बन जाती है कि कांग्रेस को ना अभी स्टे वाली स्थिति, स्टे ऑर्डर होता है ना, यथास्थिति, वो बना के रखनी पड़ेगी अभी। यानी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह ही राहुल गांधी भी सामूहिक नेतृत्व में काम करें, कुछ अलग से प्रोजेक्ट ना करें। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी विपक्षी नेताओं को पर्याप्त महत्व, सम्मान दें, टाइम दें, बात करें, मिलें और अपनी बात रखें। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इंडिया से जितने भी नेता जुड़े हैं अलायंस से, उनका अपने राज्य में बहुत मजबूत असर है। ज्यादातर नेताओं ने अपने राज्य में नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद भी ना भाजपा को हराया है। इस बात को आपको हल्के में नहीं लेना है। सो कांग्रेस और उनके नेताओं को अति उत्साह में आकर के राहुल गांधी को सीधे प्रोजेक्ट नहीं करना है, और या फिर सबके ऊपर उनको थोपने की राजनीति से भी बचना चाहिए। आज की परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, चुनौती देने वाले नेता की जो छवि राहुल गांधी ने बनी है ना, उसका लाभ जरूर उठाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को मोदी को हरा देने वाले नेता के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी इस छवि को भुनाने की रणनीति अगर सभी पार्टी मिलकर के अगर बनाती है तो इससे बेस्ट चीज और क्या होगी, वह इंडिया के लिए आदर्श स्थिति में आ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, विश्वास प्रस्ताव चल रहा है, मणिपुर में चर्चाएं होनी है। आज राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक भी शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जी 2 दिन बाद बोलेंगे, लास्ट वाले दिन, मानसून सत्र के लास्ट वाले दिन बोलेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी अब क्या मीडिया मैनेजमेंट भी सीख गए हैं? क्या ऐसा है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी जब लास्ट वाले दिन बोलेंगे, वो भी लास्ट वाले दिन बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी? उससे क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी को स्क्रीन टाइम ज्यादा जो मिलने वाला था वो घट करके राहुल गांधी पे फोकस हो जाएगा कि राहुल गांधी इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो राहुल गांधी ने समझ लिया है कि मीडिया के साथ भी अगर खेलना है तो किस तरह से खेलना है। तो ये स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये खेल चल सकता है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।